हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो स्पेशली जो है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और पीजी 3 के अंतर्गत जो कोर्सेस है पीजी 3 के अंतर्गत सिलेबस में, तो उसका जो पेपर 9 है, रिसर्च मैथडोलॉजी का जो पेपर है, उसी के अंतर्गत एक हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। और हमने अपने लास्ट क्लास में टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन स्टार्ट किया था। और उसमें जो है हमने ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल्स आदि की चर्चा की थी। तो उसी कड़ी में जो एक अगला जो हमारा टूल्स ऑफ या टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन है वो है क्वेश्चनायर, प्रश्नावली। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि प्रश्नावली क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी कितने प्रकार हैं और प्रश्नावली की जो विशेषता है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामाजिक शोध में जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो डाटा कलेक्शन है, तथ्यों का जो संग्रह है करना है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है और माध्यम है कि हम अपने शोध से संबंधित या अपनी समस्या से संबंधित जो हम तथ्यों का संग्रह करते हैं और जो हमारे रिसर्च को व्यावहारिकता प्रदान करती है, तो उसी में एक जो नई तकनीक है, प्रविधि है, वो है प्रश्नावली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नावली मतलब प्रश्नों का समूह। प्रश्नावली जो है ये अनुसूची की भांति जो है, प्रश्नावली भी क्या होती है, एक प्रश्नों की एक आयोजित और क्रमबद्ध सूची होती है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक जो डाटा होता है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना होता है। और मोटे तौर पे हम यह कह सकते हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची में केवल अंतर इतना होता है कि अनुसूची प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं जो है सूचनादाता से मिलकर सूचनाओं को या प्रश्नों के उत्तर भरता है, जबकि प्रश्नावली जो है के अंतर्गत प्रश्नावली को डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेजा जाता है और उससे यह एक अनुरोध किया जाता है कि वे प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखकर फिर डाक के द्वारा ही प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता के पास भेज दे। तो ये बेसिक जो है उसमें अंतर है कि अनुसूची जो है वो भी प्रश्नावली, प्रश्नों की ही एक सूची होती है और प्रश्नावली भी प्रश्नों की ही सूची होती है। लेकिन इसमें जो मुख्य अंतर जो है वो ये है कि एक जो है, जैसे अनुसूची में जो है अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होकर उन प्रश्नों को लिखता है या भरवाता है, जबकि प्रश्नावली के जो माध्यम है उसमें जो अनुसंधानकर्ता उसे डाक के द्वारा भेज देता है और एक अनुरोध पत्र के साथ भेजता है कि उसको भर के फिर आप शोधकर्ता के पास वापस कर दें। और दूसरी जो इसकी जो अंतर है दोनों में, वह ये है कि एक जो है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही उसको कर सकते हैं, जैसे कि जो हम डाक द्वारा भेजते हैं प्रश्नावली। लेकिन अनुसूची में दोनों तरह के लोगों से हम जो है सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं और दोनों जो है वो प्राथमिक सूचनाएं एकत्रित करने की एक प्रविधि है। अब इसकी जो परिभाषा है, तो मुख्यतः हमें क्या समझ में आता है कि
विषय से संबंधित, मतलब प्रश्नावली के अंतर्गत विषय से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों का जो क्रमबद्ध सूची होता है, सूची को प्रश्नावली कहते हैं। मतलब विषय से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रश्नों की जो एक क्रमबद्ध सूची होती है, वो उसको हम लोग प्रश्नावली कहते हैं, और जिसे हम डाक के द्वारा भेजकर सूचना एकत्रित करते हैं। तो ये बातें समझ में आती है। और जो विभिन्न विद्वान हैं, इन्होंने अलग अलग ढंग से इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसका अध्ययन अब हम करेंगे कि विभिन्न विचारकों के द्वारा प्रश्नावली से संबंधित क्या बातें कही गई हैं। तो एक विचारक हैं गुड एंड हॉट। तो गुड एंड हॉट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य ऐसे तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रविधि से है जिसमें कि एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। मतलब गुड एंड हॉट कहते हैं कि जो प्रश्नावली है वो सामान्यतः क्या होती है, एक प्रश्नों से संबंधित जो है एक प्रपत्र होता है, और उसको जो है वो उत्तरदाता जो है वो स्वयं भरता है। हमने अनुसूची में क्या देखा था कि जो अनुसंधान करता है वो भी भर सकता था, लेकिन यहाँ जो है जो सूचनादाता है उसे स्वयं भरता है। ये गुड एंड हॉट महोदय जी कहते हैं। अगले जो विचारक हैं श्री लुंडवर्ग, इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है। मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है, जिसे कि शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो बोलते हैं कि शिक्षित वर्गों के सामने एक प्रेरणाओं के अंतर्गत प्रश्न जो होते हैं, एक प्रेरणाओं की तरह होते हैं, और उनको जो है वो उनका उत्तर देने के लिए शिक्षित वर्गों के सामने जो है वो रखा जाता है। यही प्रश्नावली है लुंडवर्ग के अनुसार। और इसी कड़ी में आगे जो है एक विद्वान श्री पोप महोदय जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता या कोई उसका सहयोगी की व्यक्तिगत सहायता से देना होता है। जैसे हमने अनुसूची में क्या देखा? अनुसूची में क्या था कि जब हम जो अनुसंधान करता है, जब वह शोध के क्षेत्र पर जाता है, जगह पर जाता है, तो वहाँ उसको बहुत सारे आयोजन करने होते हैं। वो अपने हेल्प के लिए अपने सहयोगियों को रखता है और उससे मदद लेता है और लेकर काम करता है। लेकिन यहाँ क्या है कि अनुसंधानकर्ता जो है वो, जो सूचनादाता जो है वो जो है बिना अनुसंधानकर्ता के किसी भी सहयोग से, चूँकि इसको डाक के द्वारा भेजी जाती है, तो अनुसंधानकर्ता उससे उसकी कोई मदद नहीं ले सकता। कैसे मदद ले सकता है? क्योंकि उसमें तो प्रत्यक्ष उन लोगों का आमना सामना होता ही नहीं है, तो वो कैसे पूछेगा? तो जो उसको समझ में आता है वो भरता है। तो ये बातें जो पोप महोदय हैं वो कहते हैं। इसी कड़ी में जो अगले जो विद्वान हैं वो कहते हैं, वो हैं विल्सन गी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से, जिसके कि सदस्य विस्तृत क्षेत्रों में बिखरे हुए होते हैं, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब हमें सूचना लेना है, तो वैसे क्षेत्र से में सूचना लेने के लिए जो एक तकनीक है, उसको वो प्रश्नावली का नाम देते हैं विल्सन गी जो हैं। उसके बाद जो अगले विचारक हैं वो है श्री बोगार्ड्स।
इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका होती है। जबकि तालिका होती है, ये कहा है बोगार्ट्स ने कि प्रश्नावली जो है विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए जो जो तालिका या प्रश्नों की जो तालिका दी जाती है उसे प्रश्नावली कहते हैं। और प्रोफेसर सिन पायोयान क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली जो है प्रश्नों की एक अनुसूची है। अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली जो है वह प्रश्नों की एक जो है वो सूची है, जो कि अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण निर्देशन के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक के द्वारा भेजी जाती है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी प्रश्नावली से संबंधित। तो इन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं तो उससे क्या समझ में आता है? उससे ये समझ में आता है कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की अनुसूची है। प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की अनुसूची है जिसे कि अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक के द्वारा भेजा जाता है। जो डाक है उसके द्वारा इसको भेजा जाता है और एक अनुरोध पत्र के साथ इसको जो है वो भेजा जाता है और उसमें वह लिखा रहता है कि आप कृपया करके इसको भर के फिर वापस जो है वो वापस कर दें। तो ये जो है उपयुक्त परिभाषाओं से ये समझ में आता है कि यह एक तरह की अनुसूची है जिसमें विभिन्न तरह के प्रश्न जो है वो लिखे रहते हैं। ये प्राथमिक जो स्रोत हैं उनको एकत्रित करने का एक तरीका है, एक विधि है, प्रविधि है और इसके माध्यम से जो है वो हम अपने समस्या से संबंधित तथ्यों का जो है वो को एकत्रित करते हैं। तो ये थी प्रश्नावली की जो है परिभाषा, कुछ परिभाषाओं के जानने के बाद अब हम जानते हैं कि इसके प्रकार क्या हैं या कितने प्रकार की होती हैं। प्रश्नावली जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने तरह की होती है, टाइप्स की। तो प्रश्नावली की रचना के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति अथवा तथ्यों की प्रकृति के आधार पर जो है वो इसको विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? प्रश्नावली को रचना के आधार पर, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे तथा तथ्यों की प्रकृति के आधार पर जो है वो विभाजित किया गया है और उसके अनुसार जो है यह बहुत तरह की होती है। तो इसमें जो पहला है वो होती है संयोजित प्रश्नावली, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर जिसको बोलते हैं, संयोजित प्रश्नावली। तो संयोजित प्रश्नावली क्या होती है? संयोजित प्रश्नावली वह होती है जिसकी रचना अनुसंधान आरंभ करने के पूर्व में ही कर ली जाती है और बाद में कोई जो है उसमें परिवर्तन जो है हम नहीं कर सकते। श्रीमती यंग जो हैं उन्होंने लिखा है कि संयोजित प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है जिसमें कि निश्चित ठोस तथा पूर्व निर्धारित प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक सीमित प्रश्न भी रहते हैं जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये श्रीमती यंग जी ने कहा है। तो ये इसका पहला था कि ये हम जो है उसको पहले ही इसको हम बना लेते हैं अपने शोध जो जब हम शुरू करते हैं तो उसी समय हम इसकी रचना, प्रश्नों की रचना जो है वो कर लेते हैं और इसमें फिर बाद में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न कहलाते हैं या प्रश्नावली कहलाती है उसको हम संयोजित जो है वो प्रश्नावली कहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वह है कि असंयोजित प्रश्नावली। अब है कि असंयोजित प्रश्नावली क्या है? नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। तो इसमें क्या होता है, ये ठीक उसकी विपरीत होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण जो है पहले से नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन विषयों आदि का उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाताओं से
सूचना प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार असंयोजित जो प्रश्नावली है एक साक्षात्कार निर्देशक, इंटरव्यू गाइड जिसको बोलते हैं, के ही समान होती है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता, प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं होता, नहीं किया जाता। इसलिए असंयोजित प्रश्नावली को वास्तव में जो है वो प्रश्नावली भी बहुत विचारक जो है वो नहीं मानते हैं। और श्रीमती यंग जो हैं आदि ने इसे प्रश्नावली का एक रूप माना है, लेकिन बहुत सारे विद्वान जो हैं इसको एक प्रश्नावली का रूप नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इसको एक साक्षात्कार गाइड के रूप में देखते हैं, और साक्षात्कार जो है वो प्रश्नावली में होती नहीं है। तो इसलिए जो है इसको बहुत विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन प्रोफेसर श्रीमती यंग जो हैं उन्होंने इसको एक प्रश्नावली ही माना है या उसी की श्रेणी में रखा है। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो होता है बंद, सीमित या प्रतिबंधित। बंद, सीमित या प्रतिबंधित, जिसको क्लोज क्वेश्चनर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है संभावित उत्तर भी साथ में लिखे रहते हैं, और उत्तरदाता को अपना उत्तर जो है केवल इन्हीं ऑप्शंस में से छांटकर लिखना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं, और उत्तरदाता को अपना स्वतंत्र जो मत है वो देने का अधिकार जो है वो या छूट जो है वो नहीं दी जाती है। उसे केवल जो प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसी के आधार पे अपने उत्तर को देना होता है। तो इसे बोलते हैं बंद प्रश्नावली। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चनायर में एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में के लिए आप किन साधनों का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए आप किन साधनों का प्रयोग करेंगे, और इसमें ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं कि रेडियो, दूसरा ऑप्शन समाचार पत्र, तीसरा टेलीविज़न, चौथा पोस्टर, पांचवा जो है भाषण। तो इसमें से जो आपको है उसमें आपको टिक करना है। दैट मीन्स कि क्या है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दे दिए गए हैं उन्हीं ऑप्शंस में से चुनना है। मतलब अपना उत्तर लिखने के लिए आपकी स्वतंत्रता नहीं है। इसी में से आपको जो उत्तर होगा, संभावित उत्तर आपको जो लगता है कि वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, उसको आपको लिखना होता है। और इसी तरह के प्रश्न जब लिखे जाते हैं प्रश्नावली में, तो उसे हम बंद, सीमित या प्रतिबंधित जो है प्रश्नावली का नाम देते हैं, या हम उसे कहते हैं प्रश्नावली। इसके बाद जो अगला जो प्रकार होता है प्रश्नावली का, वो होता है खुली, असीमित अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली। मीन्स ओपन क्वेश्चनर इसको बोलते हैं। वो क्लोज था, ये ओपन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जिस प्रश्नावली में उत्तरदाता को अपने उत्तर को व्यक्त करने में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, उसे खुली, असीमित अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली जो है वो कहा जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली में संभावित उत्तर जो है वो नहीं दिए जाते, बल्कि उत्तरदाताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपनी इच्छा अनुसार जो है वो उत्तर को दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के आगे कुछ लिखा नहीं जाता। जैसे हमने बंद प्रश्नावली में क्या देखा कि प्रश्न पूछे गए, उसमें कुछ संभावित ऑप्शंस दे दिए गए और आपको उसमें से चुनना होता है। लेकिन जो खुली होती है प्रश्नावली, उसमें क्या होता है कि प्रश्न दे दिए जाते हैं और उसके अंदर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते। आपको अपने विचारों को देने में, अपना उत्तर देने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। आपको छूट दी जाती है कि आप अपने उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि गांव पंचायतों की सफलता के लिए आप क्या सुझाव देंगे। गांव पंचायतों की सफलता के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे या देंगे, डैश, और उसमें 1 2 3 4 5 हम लिखकर डैश डैश दे के छोड़ दिया। आपके जो भी सजेशन होंगे आप उसमें दे सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रश्नावलियाँ होती हैं वो जो है वो खुली और असीमित प्रश्नावली के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता को यह अवसर मिल जाता है कि वह अपनी वास्तविक या आंतरिक
जो भावनाओं को स्वतंत्रतापूर्वक जो है वो अभिव्यक्त कर सकता है। इस प्रश्न से संबंधित जो भी उसकी आंतरिक भावनाएं होती हैं, जो भी वह सोचता है, उसको अभिव्यक्त करने की उसको छूट होती है। और इससे उत्तरदाता के व्यक्तित्व के प्रत्येक गुण जो विषय से संबंधित होता है, इससे उत्तरदाता के व्यक्तित्व के प्रत्येक गुण जो उत्तर से या विषय से संबंधित होता है, अपने यथार्थ रूप में प्रकट होता है। गुणात्मक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए खुली प्रश्नावली जो है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। जो उसमें जो गुणात्मक है, जो तथ्यों हैं, उसकी अगर जानकारी हमें लेनी है, तो उसके उन तथ्यों की जानकारी के लिए जो ओपन जो क्वेश्चनर होता है, वो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद जो अगली प्रश्नावली होती है, उसको हम चित्रमय प्रश्नावली कहते हैं। चित्रमय प्रश्नावली कहते हैं, पिक्टोरियल जिसको बोलते हैं, क्वेश्चनर। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उन चित्रों के द्वारा प्रकट होने वाले उत्तर में से जो भी चित्र सूचनादाता की सम्मति व्यक्त करता है, उस पर जो है वो अपना निशान जो है वो लगा देता है। ठीक है, उस पर अपना निशान लगा देता है। इस प्रकार के चित्रों के होने से प्रश्नावली में नवीनता और आकर्षण दोनों ही गुण जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, और अत्यधिक व्यस्त आदमी भी इन चित्रों की ओर आकर्षित हो जाता है और उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि इसमें कम से कम समय और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली से जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि पहले भी हमने कहा कि लोगों के पास इतना अपने बिजी शेड्यूल में आजकल टाइम नहीं है कि वो आपके लंबे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो किस तरह से प्रश्नावली को जो है वो अट्रैक्टिव बनाया जाए, तो उसमें एक चित्रों के माध्यम से जो है वो हम लोग इसमें नवीनता ला सकते हैं और आकर्षण पैदा करते हैं, और व्यक्ति जो है ऑटोमेटिकली उन चित्रों को देखकर ही बिना दिमाग पर जोर दिए हुए उसका जो आंसर जो है क्विक देता है। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है, उसमें कुछ सामाजिक आर्थिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर पूछे जा रहे हैं कि आप सिंचाई के निम्न चित्र में से किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामाजिक आर्थिक इससे, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आप सिंचाई के निम्न जो चित्र हैं, इनमें से किन साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका नदी है, नहर है, कुआं है, या कोई और भी तकनीक जो है वो हो सकती है। तो उसमें जो भी उसको जो वो करता होगा, उसको टिक मार सकता है, देख सकता है, या उसमें टिक करके अपना आंसर दे सकता है। तो इस तरह से जो है वो एक नवीनता जो है वो लाई जाती है, और इसको थोड़ा अट्रैक्टिव जो है वो बनाने का जो कार्य है वो किया जा सकता है। इसके बाद जो अगली प्रश्नावली होती है, वो होती है मिश्रित प्रश्नावली, मिक्स्ड क्वेश्चनर। जो इसका छठा जो प्रकार होता है, वो उसमें हम लोग वो क्या होती है कि इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि नाम है मिश्रित। तो मिश्रित प्रश्नावलियों में ऊपर लिखी गई जो प्रश्नावलियाँ जितने भी हमने पढ़ा, चाहे वो खुली हो, बंद हो, चित्र हो, उसके बाद संयोजित हो, असंयोजित हो, इनमें से कोई भी जो है जो एक या दो प्रश्नावलियों को एक साथ मिक्स करके जो है वो प्रश्नों को बनाया जाता है। ऐसी प्रश्नावली को जो है वो हम लोग मिक्स प्रश्नावली कहते हैं। प्रायः प्रतिबंधित या अप्रतिबंधित या कोई भी इस तरह के दो जो हैं उनको मिलाकर बनाए जाते हैं, और इस तरह से जो है प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो ये था कि कुछ प्रश्नावलियाँ जो होती हैं उनके प्रकार। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि संयोजित जो प्रोफेसर श्रीमती यंग जो हैं, उन्होंने इसको बहुत सारे विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन उसके
तत्वों के प्रकृति के आधार पे, प्रश्नों के आधार पे, तथ्यों की प्रकृति के आधार पे जो है प्रश्नावली को जो है के बहुत सारे प्रकार के बारे में बताया गया। और उसमें से जिसका हमने अध्ययन किया, जैसे कि संयोजित प्रश्नावली, असंयोजित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, उसके बाद खुली प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। और इसमें हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग ढंग के क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो हम इसमें समाहित करके जो है वो बनाते हैं अपने क्वेश्चनायर को। इसके बाद है कि प्रश्नावली जो है उसको उसके उपयोग उसकी उपयोग जो हम लोग करते हैं, तो उसमें उसकी अनिवार्यताएं क्या होती हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन प्रश्नावली हम बनाएंगे उसकी अनिवार्य शर्त क्या होगी, किस तरह से हम बनाएंगे। तो इसमें जो है अनिवार्य शर्त जो होता है क्वेश्चनायर के लिए, तो पहला जो होता है ये होता है कि जो ये उत्तरदाता का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्रश्नावली जो है वो शिक्षित लोगों के लिए होती है, क्योंकि इसको हम डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेजते हैं। इसलिए जो है वो व्यक्ति का शिक्षित होना ज़रूरी होता है। चूँकि हम वहाँ खुद उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसे क्वेश्चन को पढ़ के खुद ही समझ के और खुद ही आंसर देना होता है। इसके ठीक विपरीत हमने अनुसूची में क्या देखा था कि इसमें हम खुद जाके वहाँ से डाटा कलेक्शन करते हैं, हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद जाते हैं सूचनादाता के पास और सूचनाओं को एकत्रित करके या तो उससे लिखवाते हैं या हम खुद ही भरते हैं। लेकिन इसमें जो होता है कि उसको पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है ये, कि हम वो व्यक्ति जो है वो शिक्षित हो, ठीक है, तभी वो हमारे प्रश्नों का जो है वो उत्तर जो है वो दे सकता है या दिया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो इसकी शर्त होती है प्रश्नावली की कि तो उसमें जो है कि उत्तरदाता की जो है वो इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस जो होता है टू रिप्लाई। मतलब जब तक व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, आप ज़बरदस्ती जो है वो उससे प्रश्नों का उत्तर नहीं ले सकते हैं। मतलब उत्तरदाता शिक्षित होने के साथ साथ प्रश्नावली की जो उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक कि जो उत्तर देने वाला जो है कि इच्छा उसके अंदर नहीं हो कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दूं, नहीं तो वो नहीं देगा, फिर नहीं देगा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के अंदर जो है विलिंगनेस जो है रिप्लाई करने की होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तीसरी जो इसकी जो अनिवार्य शर्तें हैं या अनिवार्यता जो है वो क्या है कि विषय के संबंध में उत्तरदाता को ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है अपने क्वेश्चनायर को भेज रहे हैं सूचनादाता के पास, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे प्रश्नों का उत्तर किनके पास मिलेगा, कौन संबंधित व्यक्ति हैं जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, कौन हमारी समस्याओं के बारे में जानते हैं या उत्तर दे सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है शर्त होती है, अनिवार्यता होती है कि हम जिनके पास उत्तर की संभावना में सूचनादाता के पास जिस सूचनादाता के पास हम उत्तर की संभावना में जाते हैं, तो वो जो व्यक्ति जो है उसको विषय का ज्ञान है कि नहीं। विषय का अगर ज्ञान होगा, अगर सही एक्चुअल, तभी वो सही ढंग से जो है वो प्रश्नावली को भर पाएगा। नहीं तो कोई क्या करेगा, हड़बड़ी में उसको हम देंगे, उसको पता नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस समस्या के बारे में, तो उसको जो समझ में आएगा यूं ही टिक मार्क करके वो दे सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस विषय के बारे में जानता हो, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो जो है अच्छी तरह से उसको भर पाएगा, अच्छी तरह से आंसर दे सकेगा, और इस तरह से हमें एक व्यवहारिक जो है तथ्य जो है वो प्राप्त हो पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को उस विषय के बारे में ज्ञान की अनिवार्यता जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। और इसका चौथा जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है कि अनिवार्यता होती है प्रश्नावली की, वो ये होती है कि सहायक सूचनाओं की प्राप्ति। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति, इसका क्या मतलब, जिससे प्रश्नावली की उपयोगिता जो है अधिकतर इस बात पर निर्भर करती है कि हमें विषय से संबंधित अन्य सहायक सूचनाएं और भी सहायक सूचनाएं किस सीमा तक प्राप्त हो सकते हैं। हमारे विषय से संबंधित प्राप्त होते हैं, बाकी और भी कुछ
जो है वो हमें उससे प्राप्त हो सकता है। और इसका कारण यह है कि प्रश्नावली द्वारा विषय के बारे में गहन और विस्तृत जो है वो सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती है, और ना ही इसके द्वारा समस्या की गहराई में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि प्रश्नावलियाँ जो होती हैं उत्तरदाताओं के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार से भरी जाती हैं। और चूँकि प्रश्नावलियाँ जो है उनकी इच्छा से भरी जाती हैं, इच्छा के द्वारा भरी जाती हैं, तो अनुसंधानकर्ता भी उसके सामने नहीं होता है कि वो कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो उसको बता सके। इसलिए बहुत से प्रश्नों का जो है वो वास्तविक जो अर्थ है ये समझना जो है मुश्किल होता है, और वो मनमाने ढंग से जो है वो अपना उत्तर व्यक्ति जो है वो दे देता है। और इससे क्या होता है, अतः सहायक सूचनाओं के द्वारा उसकी जांच करने की आवश्यकता होती है। तो मतलब सहायक सूचनाएं भी बहुत कुछ जो है वो इसमें प्राप्त होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये कुछ प्रश्नावली की उपयोगिता या उपयोगी होने के जो अनिवार्यताएं हैं, जो इसके अनिवार्यताएं हैं उसके बारे में था कि उत्तरदाताओं का शिक्षित होना आवश्यक है, उत्तर देने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, विषय से संबंधित जो सूचनादाता को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और सहायक सूचनाओं की प्राप्ति जो है वो भी हमें इससे हो जाती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक अच्छी प्रश्नावली है उसकी विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या हैं। एक अच्छी प्रश्नावली जब हम लिखेंगे तो उसकी क्या विशेषताएं होंगी, आखिर किस तरह से लिखेंगे। हमने इसकी डेफिनेशंस को जाना, इसके प्रकार को जाना, इसकी अनिवार्य जो उपयोगी शर्त है उसको जाना कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे कि प्रश्नावली जो है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो इसके इस संबंध में जो है A.L. बाउले एक विचारक हैं, तो A.L. बाउले ने बताया है कुछ उनकी विशेषताएं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तो उसमें पहली जो उन्होंने विशेषता बतलाई है प्रश्नावली की, वो है कि तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या जो है वो कम होनी चाहिए। पहली इसकी विशेषता यह है कि प्रश्नावली में जो है वो प्रश्नों की जो संख्या है विषय से संबंधित, उसकी संख्या जो है वो कम होनी चाहिए। ये विशेषता A.L. बाउली ने बताई है। दूसरी जो विशेषता उन्होंने बताई है वह बताई है कि ऐसे प्रश्नों का होना श्रेष्ठ है जिनका कि उत्तर संख्या में अथवा हाँ या ना में दिया जा सके। मतलब वैसे इसमें प्रश्नों को समाहित करना चाहिए, या अच्छा होता है कि जिसका उत्तर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, हाँ या ना में हो, या किसी संख्या में हो, 1 2 3 4 हो, या हाँ या ना में उत्तर हो। तो इस तरह की प्रश्नावली जो होती है वो एक विशेषता होती है प्रश्नावली की। तीसरी जो विशेषता उन्होंने प्रश्नावली की बताई है वह यह है कि प्रश्न इतने सरल, सीधे तथा एक अर्थ वाले ही हों। क्यों हो? क्योंकि ताकि उसको समझने में, सूचनादाता को उसको समझने में आसानी हो, कि प्रश्न जो है बिल्कुल जो है वो सीधा, सरल और एक अर्थ वाला। ऐसा नहीं कि उसका अनेक अर्थ मिलता हो, अनेक अर्थ समझ में आता हो। तो इस तरह के प्रश्नों का जो है वो उसमें समावेश जो है अच्छी प्रश्नावली में हमें करनी चाहिए। अगली जो विशेषता उन्होंने A.L. बाउली ने बताई है वह यह है कि प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनका उत्तर देते समय जो है वो मिथ्या झुकाव के प्रवेश की संभावनाएं जो है वो न्यूनतम हो जाए। मतलब हम डायरेक्ट उसका आंसर सही ढंग से दें, हम किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, हम किसी मिथ्या जो है झूठे झुकाव से झुककर उसका आंसर ना दें, ठीक है, उसका वास्तविक आंसर दे। तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों की रचना करनी चाहिए कि जिसमें कि उसका जो मिथ्या जो झुकाव है वो उसमें ना हो सूचनादाता का। अगली जो विशेषता उन्होंने बताई है वो यह है कि प्रश्न जो है वो अशिष्टतापूर्ण अथवा दृष्टतापूर्ण एवं परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। मतलब प्रश्न ऐसा पूरे
जो है उसमें शिष्टाचार के माध्यम शिष्टाचार उसका झलक आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को, किसी समुदाय को, किसी वर्ग को हर्ट करता हो, या उसको पढ़ने के बाद उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे, उसकी भावनाएं आघात हों, या आप उनके बारे में कुछ कुछ आलोचात्मक सी चीज़ तरह का चीज़ बता रहे हैं। तो प्रश्न जो है मैं ऐसे प्रश्नों में अशिष्टतापूर्णता और दृढ़तापूर्णता जो है, धृष्टतापूर्ण जो है, या परीक्षात्मक जो है, उस तरह की के प्रश्नों को के समावेश से हमें जो है वो प्रश्नावली से में बचना चाहिए। अगली जो विशेषता बाउली जी ने बताई है वह है कि प्रश्न जहाँ तक संभव हो एक दूसरे को पुष्ट करने वाले होने चाहिए, बस संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि विषय से संबंधित ना हो, वो एक दूसरे से अगर लिंक्ड होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे, तो व्यक्ति को उसका आंसर देने में और सही आंसर देने में उसको सुविधा मिल सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है प्रश्नों को प्रश्न जो हम बनाते हैं उसमें जो है वो जहाँ तक हो कि वह एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे को पुष्ट करते हुए हों। अगली जो विशेषता उन्होंने बताई है वह है कि प्रश्न इस प्रकार का हो कि इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सकें। मतलब जैसा हम चाहते हैं, जो प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं उसकी सूचनाएं हमको डायरेक्ट वे में हमको उससे पता चल जाए। ऐसा नहीं कि हम इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन कुछ पूछ दे रहे हैं कि वो भी समझ में नहीं आ रहा है सूचनादाता को और वो कंफ्यूज हो जा रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो हमारे विषय समस्या से संबंधित हैं, कि वो डायरेक्टली उससे लिंक्ड हो और उसका आंसर जो देने में सूचनादाता को भी दिक्कत ना हो, और जो है कि वो हमारा जो है वो उसमें अनावश्यक जो मतलब समय है या अनावश्यक जो हमारा हमें जो तथ्यों की जो है प्राप्ति ना होकर जो एक्चुअल जो चीज़ हम जानना चाहते हैं इन तथ्यों के माध्यम से, तो वो हमें प्राप्त हो सके। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो एल बाउली ने प्रश्नावली की बताई है। तो जो हमने आज के क्लास में अध्ययन किया कि जो प्रश्नावली है उसकी विशेषताएं, प्रश्नावली क्या है, हमने जाना कि प्रश्नावली जो है वो क्या है। अनुसूची की भांति ही प्रश्नावली जो है वह प्रश्नों की एक आयोजित या क्रमबद्ध सूची होती है, जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना होता है, प्राथमिक स्रोतों को खोजना होता है या उनको संकलित करना होता है। तो ये बातें मतलब हमने देखी, और विभिन्न विद्वानों के द्वारा, जिसमें गुडहॉट, लुंडबर्ग, विल्सन जी और बोगार्ट्स आदि की परिभाषाओं को हमने देखा। और उन परिभाषाओं से हमें क्या पता चला, उन परिभाषाओं से हमें यह पता चला कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की अनुसूची होती है, जिसके अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक स्रोतों को एकत्रित करने में एक निर्देशन के रूप में चुने गए जो व्यक्ति हैं उनको उनके पास डाक के द्वारा जो है उनसे एक डाक के माध्यम के द्वारा एक अनुरोध पत्र के भी उसके साथ संलग्न करके भेजा जाता है, और इस तरह से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमने देखा प्रश्नावली के प्रकार। इसमें हमने देखा कि विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है, बहुत विद्वान अलग अलग ढंग से इसके प्रकारों के बारे में बतलाए हैं। और लेकिन जो मेन जो है वो प्रश्नावली की जो रचना के आधार जो है प्रश्नों की प्रकृति और तथ्यों की प्रकृति के आधार पर विद्वानों ने बताया है। और श्रीमती यंग जी ने जो बताया है कि संयोजित प्रश्नावली के बारे में बताया, असंयोजित प्रश्नावली के बारे में बताया गया, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली तथा मिश्रित प्रश्नावलियों की जो है बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और फिर हम इसकी अनिवार्य शर्तें जो थी, अनिवार्य शर्तें हैं कि जो इसमें इसके लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं, जैसे कि व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, उसको आंसर देने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद है कि विषय से संबंधित उस व्यक्ति का ज्ञान होना चाहिए। इच्छा कब आएगी? जब उसे उस विषय में ज्ञान होगा। और उसके बाद जो कुछ सहायक जो एडिशनल जो है वो हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, तो ये भी होती हैं इससे। और लास्ट में हमने देखा इसकी विशेषताएं जो एल बाउली ने बताया है कि किस तरह से जो है हम एक अच्छी प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं
और अपने प्राथमिक जो डाटा हैं उनको संग्रहित करने में ये हमारे लिए सहायक हो सकती है। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे के इसमें बचे हुए जो पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके लिमिटेशंस हैं, यूटिलिटी है और भी पार्ट्स हैं, तो इनका अध्ययन हम अपने अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।